पूरे देश में बहिष्कार करेगी कि पहली बार इस समाज को लौटने में नमक गिरना पड़ा। आप इस समाज की पीड़ा को समझने का प्रयास करो और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अब भी समय है, समाज में वापिस आ जाओ, नहीं तो जीवन में कोई तुम्हारे नाम पे राजपूतों में अपने बच्चों का नाम भी नहीं रखेगा। अरे जो मोदी और योगी को अगर अपना नहीं समझते तो अपने बाप को भी अपना नहीं समझेंगे। अगर मोदी और योगी से बढ़ के भी कोई अपना है और अपना कहने की बात कहता है तो गद्दार है देश का। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से लात घूसे वहां पर चले हैं। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि आखिरकार जो गठबंधन एनडीए गठबंधन है, उस एनडीए गठबंधन में जयंत चौधरी चले गए हैं, लेकिन नेता कार्यकर्ता नहीं जा रहे हैं। दूसरी एक बात खैर ये भी कही जाती है कि मुजफ्फरनगर की सीट उसको लेकर के भीतरी घात होने की भी आशंका जताई जा रही है। लेकिन ये जिस तरीके से आरएलडी और बीजेपी के नेताओं के बीच में जिस तरीके से ये यहां पर लात घूसे चले हैं, ये बताने के लिए और कहने के लिए काफी है कि ये स्थिति आखिरकार क्यों आ गई है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से भाजपा के और आरएलडी के कार्यकर्ताओं में ये धक्का मुक्की यहां पर हुई है, तो यहां पर केवल एक फैक्टर नहीं है जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है, ये उस फैक्टर को उभार करके सामने लेकर के आ रहा है। भाजपा सरकार के करीबी मंत्री हैं राजीव उर्फ राजू जयंत, उनको अपना नेता मानने माफ कीजिए, भाजपा सरकार के करीबी मंत्री हैं राजीव उर्फ राजू, वो जयंत चौधरी को अपना नेता मान करके माला पहनाने के लिए मंच पर जा पहुंचे। आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने उनको रोका। ये मैं आपको बता रहा हूं कि धक्का मुक्की क्यों हुई, ये लात घुसे यहां पर क्यों चले हैं। आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोका, राजीव ने विरोध किया, बात आगे बढ़ गई और जयंत के जाने के बाद में आरएलडी वालों ने भाजपाई राजीव को लात घूसों से पीट दिया। यह हुआ है। जयंत चौधरी मंच पर मौजूद थे और बीजेपी सरकार के मंत्री उनके करीबी हैं राजीव उर्फ राजू, वो जयंत चौधरी को माला पहनाने के लिए गए। आरएलडी के कार्यकर्ता जो नीचे खड़े थे वो विरोध कर रहे थे। जयंत चौधरी ने फिर भी समझा बुझा करके मामला शांत करवा दिया, लेकिन जैसे ही जयंत चौधरी वहां से गए, हिसाब किताब बराबर कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान अब परसों होना है, यानी आज की रात और कल की रात, 2 रातों का फासला है। और उसके बाद में पहले चरण का मतदान, उसके लिए वोटिंग होगी। और पहले चरण के मतदान में सबसे ज्यादा सीटों पर वोटिंग होनी है, यानी परसों की जो पहले चरण की वोटिंग है वो सबसे खास है, सबसे अहम है। मैं ग्राफिक के जरिए भी आपको एक एक करके दिखाता हूं कि एक एक करके आपके सामने जो है वो ग्राफिक लेकर के आए। और पहले चरण में देश भर का आप 7 चरणों का चुनाव देखेंगे तो पहले चरण का चुनाव उसमें सबसे ज्यादा 102 सीटों के ऊपर वोटिंग होनी है। तो इसी से आप समझ लीजिए कि परसों जो पहले चरण के मतदान के लिए वोटिंग होनी है वो कितनी अहम है, कितनी खास है, कितनी जरूरी है। और ये पहले चरण के वोटिंग में जो एक माहौल तैयार हो जाता है, वो माहौल फिर आगे पूरे चुनाव को तय करता है, ये भी अक्सर जो है कई बार कहा जाता है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देखिए, आपके स्क्रीन पर 7 चरणों का लेखा जोखा है, जिसमें पहले चरण में 102 सीटों के ऊपर 19 तारीख को परसों वोटिंग होनी है। दूसरे चरण में 89 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। तीसरे चरण में 94 सीटों पर वोटिंग होनी है, 7 मई को वोटिंग होगी। चौथे चरण में 96 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होगी।
पांचवें चरण में 49 सीटों पर, सबसे कम पांचवें चरण में सीटें हैं जिन पर वोटिंग होनी है, 49 सीटें जिस पर 20 मई को वोटिंग होगी। छठे चरण में 57 सीटों पर 25 मई को वोटिंग होनी है और सातवें चरण में 57 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होगी और नतीजे आएंगे 4 तारीख। 4 तारीख को शाम को 4 बजे पता चल जाएगा कि अगली सरकार किसकी बन रही है और अगला 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनने वाला। 4 जून 4 बजे बिल्कुल साफ हो जाएगा। और ये 4 जून 4 बजे का मैं आपको वक्त क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 4 जून 12 बजे भी तो मैं कह सकता था, लेकिन मैं कह रहा हूं 4 जून 4 बजे। अब इसका मतलब क्या है आपको एक एक करके मैं बताता रहूंगा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जमीन पर, बहुत कुछ ऐसा है जिसको समझना जरूरी है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में पहले, सबसे पहले आप देख लीजिए जो कल परसों जो वोटिंग होनी है 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों के ऊपर वोटिंग होनी है। 21 राज्यों की 102 सीटें हैं जिन पर वोटिंग होनी है। पुडुचेरी के अंदर 1 सीट पर वोटिंग होगी, मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर वोटिंग होगी, अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ की 1 सीट है, राजस्थान की 12 सीटें हैं, त्रिपुरा की 1 सीट है, पश्चिम बंगाल की 3 सीटें हैं, मिजोरम की 1 सीट है, मणिपुर की 2 सीटें हैं और 1 सीट पर उसके बाद भी वोटिंग होगी। असम में 5 सीटों पर वोटिंग होगी, जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर वोटिंग होनी है, सिक्किम में 1 सीट है, उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, नागालैंड में 1 सीट है, मेघालय की 2 सीटों पर वोटिंग होनी है, महाराष्ट्र की 5 सीटों पर वोटिंग होनी है और बिहार की 4 सीट है, तमिलनाडु की 39 सीटें हैं। एक ही चरण में मतदान हो रहा है वहां पर। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होना है और अंडमान निकोबार की 1 सीट पर भी परसों ही वोटिंग होगी। तो ये वो लेखा जोखा है जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि परसों कहां कहां पर जो है वोटिंग होने वाली है। अब इसके बाद में मैं आपके सामने रखता हूं कि आज जिस तरह से सुबह से जो गणित सामने आने लगा वो मैं आपके सामने रखूंगा। ये उत्तर प्रदेश के 7 चरणों में, जो अलग अलग चरणों में वोटिंग होनी है, उसमें परसों पहले चरण के मतदान में 19 अप्रैल को 8 सीटों पर वोटिंग होगी और ये बेहद खास सीटें हैं। ये 19 सीटें जिन पर वोटिंग होनी है और उसके बाद में अगले चरण में भी 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। ये 16 सीटें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं, ये 16 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहुत कुछ जो है वो तय करने वाली है। और पहले चरण में 8 सीटों पर जिन पर मतदान होना है उसमें सहारनपुर है, कैराना है, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। ये 8 सीटें हैं जिनके ऊपर कल परसों मतदान होगा। तो ये आपके सामने मैंने जो कैलेंडर है वो आपके सामने रखा है और अब आपके सामने मैं रख रहा हूं जो प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आई, जिससे हम समझने का काम करेंगे कि पहले चरण की वोटिंग में कौन जीत रहा है, किसका कॉन्फिडेंस क्या है और किसकी तरफ से क्या कुछ बयानबाजी हो रही है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। और इसमें आप देखिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव की आज सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, जिसमें दूसरे चरण में मतदान होना है। उस गाजियाबाद में पहले चरण की वोटिंग से पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अखिलेश यादव और राहुल गांधी उसमें आए और राहुल गांधी ने कहा, उनका स्क्रीनशॉट जो है वो आप देखिए, उनका जो ट्विटर का जो स्क्रीनशॉट है वो आपकी स्क्रीन पर है। 15-20 दिन पहले मुझे लग रहा था कि भाजपा 180 सीटों तक जाएगी। अब जमीनी रिपोर्ट्स आ रही है और वो बता रही है कि 150 से आगे बढ़ने वाले नहीं है। इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और देश भर में जबरदस्त अंडर करंट है। राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं कि देश भर के अंदर जबरदस्त अंडर करंट है और भाजपा अब 150 तक रुक जाएगी। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। और राहुल गांधी जब इस बात को कह रहे थे तो उन्होंने किस अंदाज में कहा है, जरा राहुल गांधी के बयान को सुनते हैं। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले
180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। तो ये राहुल गांधी का बयान और राहुल गांधी का ये कहना कि 150 सीट आ रही है, इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये माना जाए कि इंडिया गठबंधन, आज अखिलेश यादव ने कहा कि ये इंडिया गठबंधन नहीं है बल्कि एक उम्मीद है। तो क्या वाकई तार से तार जुड़ गए हैं इंडिया गठबंधन में तमाम नेताओं के, और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता वो एक साथ ना केवल खड़े हैं बल्कि एक दूसरे को भरपूर सहयोग कर रहे हैं और उनके नेता कार्यकर्ता भी एक साथ हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाने वाला हूं, मैं आपको एक तस्वीर दिखाने वाला हूं और इस तस्वीर को आप देखिए और सोचिए, क्या वाकई भाजपा अब जो है वो डावाडोल स्थिति की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है? और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? आज जब प्रचार का आखिरी दिन था तो उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिन पे 8 सीटों पर मतदान होना है और 8 सीटों पर अगले चरण में दूसरे चरण में 26 तारीख को मतदान होना है, वहां पर बीजेपी और आरएलडी के कार्यकर्ताओं में केवल धक्का मुक्की नहीं हुई, लात घूसे चले। यानी जयंत चौधरी के कार्यकर्ता वो भाजपा के कार्यकर्ताओं को मानने के लिए तैयार नहीं, लात घूसे चले हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से लात घूसे वहां पर चले हैं। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि आखिरकार जो गठबंधन, एनडीए गठबंधन है, उस एनडीए गठबंधन में जयंत चौधरी चले गए हैं लेकिन नेता कार्यकर्ता नहीं जा रहे हैं। दूसरी एक बात खैर ये भी कही जाती है कि मुजफ्फरनगर की सीट, उसको लेकर के भीतरी घात होने की भी आशंका जताई जा रही है। लेकिन ये जिस तरीके से आरएलडी और बीजेपी के नेताओं के बीच में जिस तरीके से ये यहां पर लात घूसे चले हैं, ये बताने के लिए और कहने के लिए काफी है कि ये स्थिति आखिरकार क्यों आ गई है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से भाजपा के और आरएलडी के कार्यकर्ताओं में ये धक्का मुक्की यहां पर हुई है, तो यहां पर केवल एक फैक्टर नहीं है जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है, ये उस फैक्टर को उभार करके सामने लेकर के आ रहा है। भाजपा सरकार के करीबी मंत्री हैं राजीव उर्फ राजू जयंत, उनको अपना नेता मानने माफ कीजिए, भाजपा सरकार के करीबी मंत्री हैं राजीव उर्फ राजू, वो जयंत चौधरी को अपना नेता मान करके माला पहनाने के लिए मंच पर जा पहुंचे। आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने उनको रोका। ये मैं आपको बता रहा हूं कि धक्का मुक्की क्यों हुई, ये लात घुसे यहां पर क्यों चले हैं। आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोका, राजीव ने विरोध किया, बात आगे बढ़ गई और जयंत के जाने के बाद में आरएलडी वालों ने भाजपाई राजीव को लात घूसों से पीट दिया। यह हुआ है। जयंत चौधरी मंच पर मौजूद थे और बीजेपी सरकार के मंत्री, उनके करीबी हैं राजीव उर्फ राजू, वो जयंत चौधरी को माला पहनाने के लिए गए। आरएलडी के कार्यकर्ता जो नीचे खड़े थे वो विरोध कर रहे थे। जयंत चौधरी ने फिर भी समझा बुझा करके मामला शांत करवा दिया, लेकिन जैसे ही जयंत चौधरी वहां से गए, हिसाब किताब बराबर कर दिया, दे दनादन और हिसाब किताब बराबर। तो ये तो एक तस्वीर है। आप जरा इसकी जो आवाज है वो थोड़ी सी एक बार सुन लीजिए, किस तरीके से स्वागत किया गया है। हटिए। बात अगर इतनी भी होती तो ठीक था, लेकिन बात इतनी नहीं है। बात इससे कहीं आगे की है। बात इससे कहीं आगे की ये है
कि एक तरफ तो गठबंधन बेमेल दिखाई दे रहा है, गठबंधन जो है वो उसमें तालमेल नहीं दिखाई दे रहा है, गठबंधन में आपसी सहयोग नहीं दिखाई दे रहा है, गठबंधन में फूट दिखाई दे रही है, पहली बात। दूसरी बात, राजपूतों का विरोध खुले तौर पर दिखाई दे रहा है, जाट नाराज, राजपूत नाराज। और उसके बाद में तीसरी बड़ी चीज, बीजेपी के मंत्री महेश शर्मा, और मोदी साहब के मंत्री रहे महेश शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा जो है वो आज किस तरीके से वहां पर ये कहने लगे कि जो मोदी और योगी को अपना करीबी अपना नहीं मानता है वो अपने बाप को भी अपना क्या मानेगा। मेरे कहने पर आप बिल्कुल जो है वो विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं उनकी बाइट आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप राजपूतों का ऐलान सुनिए, राजपूतों का ऐलान सुनिए। राजपूत कह रहे हैं, और यही जो राजपूतों ने कहा है, यही एक बड़ी वजह है कि महेश शर्मा का इस कदर जो है वो गुस्सा फूट करके बाहर आ गया। अब महेश शर्मा ने आखिरकार ये क्यों कहा मैं आपको आगे सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले राजपूत क्या कह रहे हैं वो जरा सुन लीजिए। अब की बार भारतीय जनता पार्टी का इन चुनाव में पूरे देश में बहिष्कार करेगी। कि पहली बार इस समाज को लोटे में नमक गिरना पड़ा। आप इस समाज की पीड़ा को समझने का प्रयास करो। पहली बार लोटे में नमक गिरना पड़ा, और मैं उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो आज निरीक्षण की भूमिका में है, मैं उन्हें समझाने का प्रयास करूं। अब भी समय है, समाज में वापिस आ जाओ, नहीं तो जीवन में कोई तुम्हारे नाम पे राजपूतों में अपने बच्चों का नाम भी नहीं रखेगा। यहाँ मुझे बनारस लोकसभा में राजपूत समाज पूर्ण रूप से, और राजपूत समाज नहीं साहब, राजपूत समाज के साथ रहने वाली छत्तीस बिरादरी ये निर्णय लिया कि इस बार गठबंधन के प्रत्याशी हरिंदर मलिक को समर्थन करा। ये पंचायतों का असर है, ये पंचायतों का फरमान है, और जिसके बाद में भाजपाई नेताओं की, भाजपाई सांसदों की और अब उम्मीदवारों की भाषा देखिए आप किस कदर बिगड़ गई है। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी के सांसद और अब उम्मीदवार भी डॉक्टर महेश शर्मा ने क्या कहा है मैं आपको पढ़ करके पहले सुनाता हूं, ताकि आप ध्यान से सुन लें और उसके बाद अपने कानों से खुद भी सुनिएगा। डॉक्टर महेश शर्मा जो है वो कह रहे हैं, जो मोदी और योगी को अपना नहीं समझते हैं वह अपने बाप को भी अपना नहीं समझते। अगर योगी मोदी से ज्यादा कोई अपना है और अपना कहने की बात करता है तो वह देश का गद्दार है। ये कमाल की बात है साहब, सर पर चुनाव है, खुद उम्मीदवार हैं, लेकिन पंचायत में क्या कह दिया गया? पंचायत में यह कह दिया गया कि इस बार अपने कैंडिडेट का साथ दो, भाजपा का साथ मत दो, यह कह दिया गया पंचायत के अंदर। तो उसका आप इस कदर गुस्सा निकालेंगे? आप पंचायत पंच परमेश्वर माने जाते हैं पंचायत के अंदर, और पंच परमेश्वर की बात मतलब भगवान की बात यह कहा जाता है। डॉक्टर साहब अगर आपको पता है तो, वैसे तो आपको बहुत कुछ पता होगा, और छोड़ दीजिए इनकी बहुत सारी जो कहानियां हैं बताएंगे तो फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि एक बार आप इनके शब्दों में सुने। ये कह रहे हैं कि जो योगी मोदी को भी अपना नहीं समझते हैं वह अपने बाप को भी अपना नहीं समझते। अगर योगी मोदी से ज्यादा कोई अपना है और अपना कहने की बात करता है तो वह देश का गद्दार है। मतलब इससे ज्यादा जो है शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप इनके खुद के बहुत ही शालीन और बहुत ही संस्कारी शब्दों के अंदर खुद अपने आप से सुनिए। चला के भेजना और उनसे ये पूछ लेना तो भाई तुम ये बता दो कि अगर मैं तुझे वोट दे दूं तो क्या भला करेगा तुम्हें?
तो बिरादरी की बात कर रहा है ना। कल एक वीडियो वायरल हुआ, अपने को दे दो अपने को। अरे जो मोदी और योगी को अगर अपना नहीं समझते तो अपने बाप को भी अपना नहीं समझेंगे। तो बात करना अगर मोदी और योगी से बढ़ के भी कोई अपना है और अपना कहने की बात कहता है तो गद्दार है देश का। शायद कोई इस बात की कल्पना नहीं कर सकता है कि जो भाजपा अपने आप को दूसरी पार्टियों से अलग बताती है, जो भाजपा ये कहती है कि हम चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं, वो भाजपा के सांसद, वो भाजपा के उम्मीदवार अगर आज इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर क्या कहा जाए। खुलेआम जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, गद्दार बताया गया है, मोदी योगी को बाप नहीं समझते हैं, यह कहा गया है। इसके आगे कुछ कहने की, कुछ बताने की आपको जरूरत है क्या? ये सब कुछ ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी इस वक्त में चुनाव में पिछड़ रही है या आगे बढ़ रही है। जिसका चुनाव अच्छा होता है ना साहब, वो इस तरह की अनर्गल बातें नहीं करता है। बिल्कुल एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जिसकी गाड़ी स्मूथ तरीके से चल रही होती है, जिसकी गाड़ी बिल्कुल दनाती हुई आगे बढ़ रही है, वो फालतू की नोटंकी नहीं करता है। लेकिन जिसकी गाड़ी नहीं चल रही होती है, वही चीख चिल्लाना वाली बात, दूसरों को कुछ और कहने की बात, वही अपना गुस्सा जो है वो इधर उधर बांटता है। तो क्या भाजपा नेताओं की आज स्थिति ये हो गई है? और इसीलिए विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं कि आज जमीन पर जो स्थिति है, जमीन पर आज जो हालात है, अगर सब कुछ ठीक रहा, मैच फिक्सिंग नहीं हुआ, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई, तो भाजपा की 180 सीटें आएंगी। भाजपा 180 सीट तक सिमट जाएगी। प्रियंका गांधी का जरा एक बार दिखाइए। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि आज ऐसा चुनाव है जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी न हो तो बीजेपी 180 सीट पर सिमट जाएगी। यह जो है वो प्रियंका की तरफ से कहा गया। प्रियंका कह रही है कि आज इस तरीके का चुनाव है कि अगर ईवीएम के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है, अगर कोई मैच फिक्सिंग नहीं होगी, तो बीजेपी 180 सीटों पर सिमट जाएगी। देखिए, बीजेपी के खिलाफ इस वक्त में बहुत सारे मोर्चे हैं। बीजेपी के अंदर जो नेता हैं, भाजपा के खुद के नेता, वो कहा जाता है कि वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अगर भाजपा 250 तक भी रुक गई, 260 भी रुक गई, तो भाजपा के नेता बड़े लेवल पर पलायन कर सकते हैं। और मैं जहां इस वक्त में खड़ा हूं, ये पलायन के लिए बहुत मशहूर बदनाम इलाका रहा एक तरह से। और जिस तरीके से बीजेपी के अंदर नेताओं में एक आक्रोश है, वो आक्रोश जो है वो निकल करके सामने आ सकता है। और इसका एक बड़ा उदाहरण मैं आपको इस तरह से भी दे सकता हूं कि बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो ये देख रहा है कि बीजेपी अगर 250 भी पार हो जाए तो हम कंडीशन ये रखें कि मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने, नितिन गडकरी को बनाया जाए या राजनाथ सिंह को बनाया जाए। नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को अगर नहीं बनाया जाता है तो फिर पलायन होगा बड़ी संख्या। और दूसरी बड़ी बात, आपके किसान कौम आपके खिलाफ है, क्योंकि किसानों पर लाठियां चली है। मैं आज की अपडेट आपको बताता हूं। आज की अपडेट सुन लीजिए। पंजाब में रेल की पटरियों पर किसान बैठ गए हैं और रेल की पटरियों पर किसानों ने बैठ करके कह दिया है कि हम अनिश्चित काल के लिए बैठ रहे हैं, क्योंकि कुछ किसानों को हिरासत में ले लिया गया, कुछ किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और लगातार 13 फरवरी से वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। लगातार 13 फरवरी से किसान सड़क पर बैठे हैं और उनके साथ में सब कुछ किया गया। तो किसान नाराज हैं। नौजवानों की आज नौकरियों की क्या हालत है वो आपको पता है, रोजगार की क्या स्थिति है वो आपको पता है, महिलाओं की महंगाई ने कमर तोड़ दी है वो आपको पता है। जो रसोई चलाने में महिलाएं थोड़ा बहुत पैसा बचा लेती थी, आज स्थिति यह है कि घर में जो पैसा मिलता है
उस पैसे से भी पूरा नहीं पड़ता है और कुछ पैसा अपनी तरफ से लगाना पड़ता है। महंगाई का आलम ये है। तो महंगाई से महिलाएं नाराज, रोजगार नहीं है तो युवा नाराज, लाठियां पड़ी, एमएसपी नहीं मिली तो किसान नाराज, और उसके बाद में जिस तरह के घटिया घटिया शब्दों का प्रयोग किया गया, उसके बाद में अलग अलग जो कौमें हैं वो नाराज। तो भाजपा की स्थिति, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे कैसे पार पड़ेगी और भाजपा कैसे जो है वो 400 पार की बात कर रही है। और पहले ही चरण के अंदर, पहले ही चरण में अगर भाजपा का डब्बा यहां पर गोल हो रहा है, पहले ही चरण में बीजेपी की स्थिति खराब है, तो फिर हुँ, 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 तो ये प्रियंका का दूसरा ट्वीट भी आप देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो ये बीजेपी के खिलाफ अब विपक्ष के तमाम नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। सहारनपुर उत्तर प्रदेश वासियों के इस प्यार से अभिभूत हूं। यह उत्साह, यह जोश और यह जज्बा आने वाले परिवर्तन की आहट है। बेरोजगारी और महंगाई से निराश हो चुकी जनता को अब बदलाव की उम्मीद दिखने लगी है। यह उत्साह उसी उम्मीद की झलक है। जनता पर अन्याय करने वाली भाजपा की विदाई तय है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो अब भारत को कितना जो है वो अपने साथ में लेकर के, भारत के लोगों का वोट कितना अपने साथ में लेकर के इंडिया गठबंधन आगे बढ़ पाता है, या एनडीए फिर से सरकार बनाने के लिए साथ है, ये पहले चरण के मतदान के बाद में तस्वीर धीरे धीरे सामने आने लग जाएगी। लेकिन अभी जो ग्राउंड पर हालात हैं उसको देख करके लगता है कि बीजेपी की स्थिति कोई बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। और बीजेपी, ये दिखाई दे रहा है कि इस वक्त में कहीं ना कहीं ऐसे हालातों का सामना कर रही है। बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है वो आपस में गुस्सा दिखाई दे रहा है नेताओं के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, जो 400 पार की बात तो कहीं दूर दूर तक करता नहीं, 400 पार की बात तो दूर दूर तक दिखाई देती नहीं है। तो बहरहाल अब होता क्या है ये तो वक्त बताएगा और वक्त इस बात को तय करेगा। बहरहाल लेकिन आप बताइए, क्या वाकई स्थिति 400 पार वाली है? और पहले चरण के मतदान में आपको क्या लग रहा है इतने सारे संकेतों को देखने के बाद? मैंने कहा था कि मैं चुनाव आयोग के नियम कायदों का पालन करने वाला पत्रकार हूं। भले ही चुनाव आयोग उन नियम कायदों का खुद पालन करे या ना करे, लेकिन मैं संकेतों के लिहाज से आपको जरूर बताता रहूंगा। सीटों के लिहाज से आप खुद लगाते रहिए कि इस बार क्या होने वाला है। लगातार इस चुनाव को लेकर के जैसे भी जो भी अपडेट निकल करके सामने आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। इस खबर को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।